हर गली में फैल चुकी एक खौफनाक फिजा। नहीं जानू तुम कौन सा कांपे तुम्हारे बदन का हिस्सा। बस चुपचाप सुन लो मेरा ये पुरस्कार किस्सा। पिछले 4 महीने से एडन को ऊपर वाले फ्लोर से ऐसी आवाजें आ रही थीं जिनसे वो तंग आ चुका था। उसे मास्टर डेविड के घर में ट्यूशन पढ़ते हुए 4 महीने हुए थे, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा एडन का ध्यान इन अजीब आवाज़ों की तरफ हर वक्त मुतवज्जा रहता। उसको समझ नहीं आती कि आखिर ऊपर रहता कौन है, क्योंकि मास्टर डेविड तो इस घर में अकेले ही रहते हैं, तो फिर ऊपर वाले फ्लोर में आखिर कौन रहता है। अभी किचन डिस्पेंसर के पास पानी का गिलास लेकर खड़ा वो उन अजीब आवाज़ों को गौर से सुन ही रहा था कि एक आवाज़ आई, एडन एडन। एडन ने पानी का गिलास ख़त्म किया और फौरन ड्राइंग रूम वाले कमरे में गया, जहां मास्टर डेविड उर्फ मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ़ थे। मास्टर जी ने एडन से कहा, पानी पीने गए थे या टाइम पास करने? वैसे भी इम्तिहान सर पर हैं, लगता है तुम्हारे वालिदैन से बात करनी पड़ेगी। मास्टर डेविड जितना सख्त थे उतना दिल से बहुत अच्छे भी थे। बाकी बच्चों के साथ वो नरमी से पेश आते, मगर एडन के साथ सख्ती करने की वजह ये थी कि एडन ही उनके तालिबों में ऐसा था जिसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था और हर वक्त शरारतें या ऊँग पटांग चीज़ों में वो लगा रहता। लेकिन आज हिम्मत करते हुए अपने बाकी 3 दोस्त सारा, हंटर और रिच को इशारा करते हुए उसने मास्टर जी से बात करने का फैसला किया। उन तीनों ने उसको इशारा किया कि मत ही पूछो, कहीं ये फिर से तुमसे सख्ती से पेश ना आए। लेकिन एडन ठहरा। एडन बोला, मास्टर जी एक बात तो बताएं, ये ऊपर वाले फ्लोर में कोई रहता है क्या? मास्टर जी ने आगे से जवाब दिया, नहीं तो। एडन ने आगे से कहा, तो फिर ऊपर से ये आवाज़ें कैसी आती हैं? बहुत अजीब सा लगता है। सारा ने आगे से कहा, हाँ मास्टर जी, एडन सही कह रहा है, आवाज़ें तो मुझे भी सुनाई देती हैं। मास्टर जी गुस्से से बोले, नहीं, ना कोई आवाज़ें आती हैं, ना कोई ऊपर रहता है। चलो चारों अपने घरों को, आज जल्दी छुट्टी दे दी है मैंने। मास्टर जी का ये रवैया देखते हुए वो चारों और भी ज़्यादा परेशान हुए। जब वो चारों अपना बैग पैक करके बाहर की तरफ निकलने लगे तो मास्टर जी ने अपने घर के सामने वाले बेरी के दरख्त की तरफ उंगली करते हुए बेइंतहा संजीदगी से बोला, तुम चारों में से मैं किसी को भी इस बेरी के दरख्त के पास भटकता हुआ भी ना देखूं, ना दिन में ना रात में। दूर रहो इस दरख्त से, समझ गए? ये कहते हुए उन्होंने जोर से दरवाज़ा बंद किया और वो चारों बच्चे बस अजीब तरीके से देखते देखते एक झटका खा गए। तभी रिची बोला, लगता है बुढ़ा अकेले रह रहकर सटिया गया है। सारा ने आगे से कहा, किसी बुजुर्ग के बारे में ऐसे नहीं कहते। वैसे भी शुक्र करो तुम दोनों नमूनों को वो कुछ नहीं बोलते, वरना देखा था ना उस दिन ये एडन के साथ क्लास में क्या हुआ था। आगे से रिच बोला, हाँ मास्टर की चमची, तू तो बोल बीच में, बड़ी आई टॉपर। हंटर ने आगे से कहा, हाँ रिची क्लास मॉनिटर क्या बनी, अब हमें भी टीचरों की तरह सबक देने लगी। और देख वैसे कितनी मोटी हो गई है ये सारा, ऐसा लग रहा है किसी की बेंच खुलकर आ गई है। सारा गुस्से से भर गई और उसने अपने पैरों में जूता निकालने ही लगी उन दोनों को मारने के लिए कि एडन बोला, अरे लड़ना बंद करो और सोचो कि आखिर मास्टर जी हमसे क्या छुपा रहे हैं। हंटर ने आगे से कहा, कुछ नहीं,
ज़रूर कोई ऊपर जानवर पाल रखा होगा। एडन ने आगे से कहा। तो तू उस जानवर को देखना नहीं चाहता? बता ना, रिची ने आगे से कहा। देखना तो हम सब चाहेंगे, लेकिन तुझे लगता है ये मोटा बुढ़ा मास्टर हमें उस चीज़ को देखने देगा? आगे से सारा बोली। हाँ, कह तो ये नमूना सही कह रहा है। चलो अब निकलते हैं यार, हमें वैसे उन आवाज़ों से क्या लेना देना। तुम लोग अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इम्तिहान सर पर हैं, हंटर ने कहा सारा की बात काटते हुए। ओ मिस परफेक्ट, फिर से सबकना शुरू कर देना। रिच, हंटर और सारा अपने अपने घर की तरफ निकल गए। बचा पीछे तो बस एडन, जो रुको दोस्तों, हम कुछ कर सकते हैं, ये जुमला कहते कहते रह गया। उसके शैतानी दिमाग में एक ख्याल कुछ यूं आया था कि क्यों ना उसी बेरी के दरख्त पे चढ़ के मास्टर जी के ऊपर वाले फ्लोर की तरफ झांका जाए। शायद जो भी चीज़ है वो नज़र आ जाए। और फिर उसने अपने इस काम को पूरा भी किया। दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर चढ़ा हुआ एक 14 साल का लड़का जनवरी की ठठरती सर्दी में अपने उस्ताद के घर की ऊपर वाली खिड़की को झांक रहा था। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे, लेकिन माहौल ऐसा लग रहा था जैसे 8 नहीं बल्कि आधी रात के 3 बज रहे हों। एडन को जिन चुड़ैलों से ज़्यादा डर ये था कि कहीं मास्टर जी दरवाज़ा खोलकर बाहर ना आ जाएं और उसको पकड़ ना लें। अगर ऐसा होता तो एडन को पता था कि उसकी खैर नहीं। लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जो उस बेरी के दरख्त से एडन को नीचे गिरा डाला। उसने देखा कि उसी ऊपर वाली खिड़की से 2 सफ़ेद आंखें चमकती हुई उसे घूरती हुई पीछे की तरफ हुईं। एडन ने जब वो देखा तो उसका बैलेंस आउट हुआ और वो फौरन नीचे जा गिरा, जिससे उसके बाजू में चोट भी आई। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत पकड़ी और अपना बैग उठाते हुए वहां से भाग गया। एडन का तजस्सुस अब इतना बढ़ चुका था कि अगले दिन स्कूल में उसने फैसला किया कि वो अपने चारों दोस्तों को लेकर आज रात मास्टर जी के घर में जाएगा और उस राज को पता लगाएगा कि आखिर ऊपर कौन रहता है। शुरू में सबने इनकार करना चाहा, खासकर कि सारा ने। लेकिन जब एडन ने ये कहा कि अगर उनमें से किसी को नहीं आना तो ना आए, लेकिन वो अकेला ज़रूर जाकर देखेगा कि मास्टर जी के घर के ऊपर वाले बड़े से फ्लोर में क्या चीज़ रहती है। ये सुनकर रिची और हंटर ने जाने के लिए हाँ कर दी, एक जिगरी दोस्त होने के नाते। और सारा, जो बचपन से इन नमूनों के साथ रह रहकर टॉम बॉय हो गई थी, ना नहीं कर सकी। आधी रात हुई, पूरे इलाके में खामोशी छा गई और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, लोग अपने घरों से तो दूर की बात लेकिन अपने कंबलों और बिस्तर से भी बाहर नहीं निकल रहे थे। और 4 शरारती नादान नौजवान अपने उस्ताद के घर के सामने खड़े होकर उस बेरी के दरख्त पर चढ़ रहे थे। रिची को बेइंतहा सर्दी लग रही थी। जब वो दरख्त पर चढ़ा तो वो तकरीबन गिरने लगा था, क्योंकि दरख्त बहुत ज़्यादा ठंडा था। सारा और हंटर भी सर्दी से थर थर कांप रहे थे और एडन को ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इतनी सर्दी कैसे हो गई। माना कि जनवरी का महीना था, लेकिन उस रात जैसी खौफनाक और हड्डियों में बर्फ जमा देने वाली सर्दी उनको वहां खड़ा नहीं रहने दे रही थी। अब वापस घर की तरफ भी जाते तो चलना पड़ता इस खौफनाक सर्दी में। इसीलिए उस घर के अंदर जाना ही उन चारों के लिए मुनासिब था। एडन अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। एडन, एडन क्या हो गया यार? आना नहीं है? जल्दी आओ,
उफ सर्दी। सारा ऊपर की खिड़की खोलते हुए ये बोली तो एडन को पता लगा कि वो तीनों तो कब के ऊपर चले भी गए और वो बगैर किसी देरी के तेजी से ठंडा दरख्त और पुरअसरार दरख्त चढ़कर एडन ने उस खिड़की से छलांग लगा दी और घर के अंदर दाखिल हो गया। रिची ने तेजी से खिड़की बंद करते हुए और कांपती हुई आवाज में बोला, ओह भाई क्या सर्दी है। आगे से हंटर अचानक बोला, कमजोर ज्यादा हो गया यार तू रिची, देख लड़की के सामने बेइज्जती करा रहा है। ये कहते हुए हंटर और रिच के दरमियान बहस शुरू हो गई और सारा भी उन दोनों के बीच कूद कर उनकी अम्मा बनने लगी। अगर कोई उस खौफनाक भरी सी जगह पर घबरा रहा था तो वो था एडन। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई उन चारों को देख रहा है। एडन एक कदम आगे बढ़ा ही कि अचानक पीछे से रिच भागता हुआ गया और कहीं अंधेरे में गुम हो गया। पीछे सारा हल्की सी आवाज में बोलती रह गई, ओ गधे, अरे। और हंटर जो बहस के दौरान रिच का धक्का खाकर जमीन पर पड़ा था, उठा और रिच के पीछे भागने लगा उसे मारने के लिए कि एडन ने उसे रोका। अरे यार तुम दोनों पागल हो गए हो, एडन ने कहा। सारा ने आगे से कहा, हाँ एडन, पता नहीं दोनों अंदर आते ही लड़ क्यों रहे हैं। बेटा अगर मास्टर जी उड़ गए ना तो हमारी खैर नहीं। फिर हंटर बोला, मास्टर जी क्यों उठेंगे हमारे भागने की आवाज़ों से, बेवकूफ़ों, क्योंकि ऊपर इसी फ्लोर पर तो भागने की ही आवाज़ें आती हैं ना। एडन ने कहा, हाँ तो हम वही राज तो पता करने आए हैं कि कौन भागता है यहाँ। फिर वो तीनों उस जगह को देखने लगे, लेकिन जगह कुछ ऐसी खास नहीं थी। जिस तरह मास्टर जी का पूरा घर पुरअसरार था, वैसे ही वो जगह भी पुरअसरार लग रही थी। एडन की नज़र अचानक सामने एक पुरानी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी। जब उसने टॉर्च उस फ्रेम पर मारी तो वो एक दो लड़कियों की तस्वीर थी जिनकी शक्लें धुंधली हो चुकी थीं। हंटर और सारा भी उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे थे और वो लोग यही सोच रहे थे कि मास्टर जी के घर के ऊपर वाले फ्लोर में लगे हुए फ़ोटो फ्रेम में ये दोनों लड़कियां कौन हैं। हंटर ने आगे से कहा, वाह ये बुड्ढा आर्टिस्ट भी है क्या। एडन ने कहा, क्यों, तुझे ये कोई पेंटिंग लगती है जो मास्टर जी ने खुद क्रिएट की। सारा ने कहा, हंटर उनको बुड्ढा मत बोलो, और दूसरी बात, हाँ ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये एक पुरानी असली तस्वीर है। तभी सारा के दिमाग में आया कि वो अजीब जगह और चीज़ों पर ध्यान देते हुए भूल ही गए हैं कि रिच कहीं भागा था और वो वापस नहीं आया। उसने जब ये बात हंटर और एडन को भी याद दिलाई तो वो दोनों भी थोड़ा परेशान हुए और रिच, जिसको वो प्यार से रिची कहते थे, ढूंढने लगे कि अचानक एक कमरे से एक आवाज आई। सारा और हंटर ये आवाज सुनकर थोड़ा और सहम गए। ये आवाज एक कमरे से आ रही थी जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से ये आवाज आ रही थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई कुछ खा रहा हो। एडन, जो इस ग्रुप में सबसे ज्यादा बहादुर था, वो भी थर थर कांप रहा था ये आवाज सुनने के बाद, मगर फिर भी हिम्मत करते हुए उसने दरवाजा खोलना चाहा। साथ में हंटर भी आया और फिर उन्होंने वो दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही
हंटर का मुंह खुला का खुला रह गया। सारा के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और एडन अपनी जगह पर जम सा गया। रिच का आधा कटा हुआ धड़ जमीन पर पड़ा था और आधा धड़ जो कुछ दूर था उसके ऊपर एक भयानक सी औरत बैठी थी, जो उसका वो धड़ नोच नोच कर खाई जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसको वो बहुत पसंद आ रहा हो। वो मजे मजे से ये खा रही थी कि तभी उसकी नजर पीछे इन तीनों पर पड़ी। वो एक खून से भरा गोश्त का टुकड़ा हाथ में लेती हुई उठी और तीनों की तरफ देखकर किसी बिल्ली जैसा गुर्राई गुस्से में। ये सब देखकर उन तीनों की तो जानें ही निकल गई थीं कि तभी वो औरत भागती हुई आई और हंटर का हाथ उसने पकड़ा। पूरा घर सारा की चीखों से गूंज उठा था। एडन कांपते हुए अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर उस औरत की ताकत इतनी थी कि वो एक ही झटके में हंटर को खींचकर अंदर ले गई और दरवाज़ा बंद हो गया। बस दरवाजे के अंदर से हंटर की चीखें सुनाई दी। सारा और एडन, जो अब रोना शुरू कर चुके थे, अपनी जान बचाकर किसी न किसी तरह भागे। लेकिन एक बेवकूफ़ी खौफ के मारे वो ये कर गए कि नीचे की तरफ भागने के बजाय वो एक कमरे में बंद हो गए और रोने लगे। कुछ देर बाद वो दरवाज़ा खुला और वही भयानक औरत जिसके मुंह पर रिच और हंटर का खून भरा हुआ था उनको ढूंढने लगी और वही आवाज़ें निकालने लगी जो वो 4 महीने से सुनते आ रहे थे। एडन और सारा को अब पता लग चुका था कि मास्टर डेविड के घर के ऊपर वाले फ्लोर में ये भयानक कच्चा गोश्त खाने वाली आदमखोर दरिंदा नुमा औरत रहती थी और वो ये अपने किए पर पछता रहे थे। अचानक वो औरत दरवाजे पर आकर जोर जोर से धक धक करने लगी और चीखने लगी, जैसे वो चाह रही हो कि ये दोनों बाहर आए। सारा और एडन अब डर के मारे एक दूसरे के गले लग चुके थे और फूट फूट कर खौफ से रो रहे थे कि तभी अचानक वो आवाज बंद हो गई और बाहर से आवाज आई मास्टर डेविड की। अरे भाई बाहर आओ, तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? एडन और सारा की जान में जान आई और एडन ने भागते हुए बिना कुछ सोचे समझे दरवाज़ा खोल दिया और देखा कि बाहर कोई भी नहीं है, ना वो भयानक चुड़ैल और ना ही मास्टर डेविड। वो कांपते हुए हल्का सा आगे बढ़ा और कहने लगा डरी सहमी रोती हुई आवाज़ में, मास्टर जी, आप आए हैं यहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक जब उसने पीछे देखा तो उसके ओसान खता रह गए। वो भयानक चुड़ैल उसी कमरे में सारा का सर हाथ में लिए हुए उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख रही थी। इस बार एडन के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और अब उसे अपने आखिरी लम्हे सामने नजर आ रहे थे। उसकी इस तजस्सुस की वजह से उसके तीनों दोस्तों की जानें चली गई थीं और अब वो भी मरने ही वाला था, क्योंकि वो चुड़ैल उस तक भी पहुंच चुकी थी कि तभी वहां मास्टर डेविड भागते हुए आए और उस चुड़ैल पर होली वाटर मतलब पाक पानी फेंका। वो औरत अचानक से चिल्लाई और वापस उसी कमरे में भाग गई और सारा के जिस्म को नोच नोच कर खाने लगी।
मास्टर डेविड ने कमरा बंद किया और एडन, जो बस अपनी मौत को इतना करीब से देखकर जम सा गया था, उसका हाथ पकड़ा और नीचे की तरफ दौड़ लगा दी और ऊपर वाले फ्लोर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मास्टर डेविड के चेहरे पर गुस्सा, उदासी और खौफ था। एडन बस सहम कर कुछ नहीं कह पा रहा था। उसे अपनी गलती तो मालूम थी ही कि कैसे वो ये राज जानने के लिए मास्टर डेविड के घर में घुसा और राज जानने की वजह से कितना बड़ा नुकसान उसे उठाना पड़ा। लेकिन मास्टर जी समझ गए कि वो कुछ जानना चाहता है कि आखिर ये भयानक चुड़ैल है कौन और मास्टर जी ने इसको अपने घर में बंद क्यों किया हुआ है। और फिर मास्टर डेविड ने अपनी ज़ुबानी कहानी शुरू की। बहुत साल पहले जब मैंने ये घर लिया था तो लोग कहते थे कि इस घर के सामने जो बेरी का दरख्त है उस पर खौफनाक आदमखोर जिन्नों की टोली रहती है। लेकिन मैं इस सब बातों को नहीं मानता था। उस वक्त मेरे साथ मेरी 2 बेटियां भी रहती थीं, जिनकी तस्वीर शायद तुमने ऊपर देखी भी हो। एक का नाम था जेनेट और एक का डोरिस नाम था। वो दोनों अक्सर बाहर इसी बेरी के दरख्त के सामने खेलती रहती थीं। कभी कुछ नहीं होता था। लेकिन एक दिन मेरी बेटी जेनेट ने इस दरख्त पर एक खेलते खेलते एक पत्थर मार दिया, जो इस मखलूक के छोटे से बच्चे को जाकर लगा और वो मौके पर ही मर गया। तब से इन आदमखोर जिन्नों ने मेरी बड़ी बेटी जेनेट की जिंदगी हराम कर दी। ये उस पर हावी हो गए। उन्होंने मेरी छोटी बेटी डोरिस को भी नहीं छोड़ा। उसको भी नोच नोच कर इसी तरह खाया जैसे आज तुम्हारे सामने इन्होंने हंटर, सारा और रिच को खाया है। मैंने बड़े इल्म रखने वालों को बुलाए उसके इलाज के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो सका। वो आदमखोर जिन्होंने मुझसे मेरी एक बेटी इस तरह छीन ली। तब से ये ऐसी ही है एडन। मुझे इसको हर रोज़ एक जानवर का कच्चा गोश्त ला कर देना पड़ता है और मेरी ख्वाहिश यही होती है कि बस मेरी बेटी जेनेट मेरे साथ रहे, भले उसके साथ ये खौफनाक भयानक आदमखोर जिन ही क्यों ना हो। ये कहते हुए मास्टर डेविड रोने लगे और एडन भी ये सुनकर चौंक गया। एडन की जान बच गई, मगर ये रात उसके लिए अब हमेशा एक डरावना ख्वाब बन गई।